नमस्कार बच्चों, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में सोशल चेंज कहा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, परिवर्तन प्रकृति का आवश्यक नियम है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है और मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंश है। अतः मानव समाज भी परिवर्तनशील है। आज तक कोई समाज ऐसा नहीं है जहां परिवर्तन न हुए हो। भौतिक पदार्थों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार प्राकृतिक रचनाएं भी निरंतर बदलती रहती है। लेकिन परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है, परिवर्तन क्यों होता है, आदि अनेक प्रश्न हैं जिनका हल खोजने का प्रयास विद्वान कर रहे हैं। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि सर्वप्रथम परिवर्तन के अर्थ को समझा जाए। तो परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। बच्चों, सामान्य रूप से परिवर्तन से तात्पर्य किसी भी निश्चित दिशा में प्रवहमान किसी क्रिया अथवा किसी भौतिक या अभौतिक तत्व के किसी पक्ष में विचलन होने से है। अथवा परिवर्तन का अर्थ किसी क्रिया या वस्तु की पूर्व की स्थिति में बदलाव आना है, परिवर्तन कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों, अब हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से है। प्रारंभ से समाजशास्त्रियों ने उद्विकास, प्रगति व सामाजिक परिवर्तन तीनों अवधारणाओं को एक ही अर्थ में माना था, किंतु कालांतर में सन 1922 में होगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें विद्यमान विभेद को स्पष्ट किया है। उसके बाद समाजशास्त्रीय शब्दावली में इनका प्रयोग अत्यधिक रूप से होने लगा है। इसके पश्चात बच्चों, कुछ परिभाषाएं समाजशास्त्रियों के अनुसार है, उनको भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समाजशास्त्री जॉनसन के अनुसार अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। दूसरे समाजशास्त्री है किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। तीसरे समाजशास्त्री हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगले समाजशास्त्री है बोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं
अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हो। अगले समाजशास्त्री है मेरिल एवं एल्ड्रिस के अनुसार जब मानव व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार इन्होंने मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो कि मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, प्रकारों अथवा सामाजिक ढांचे अर्थात सामाजिक संगठन और समाज के आकारों आदि में होते हैं। इसके पश्चात अब हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की अनेक विशेषताएं बताई है जो कि इसकी अवधारणा को और भी अधिक स्पष्ट करती है। ये विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक प्रकृति। इसको अंग्रेजी में सोशल नेचर कहा जाता है। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर हुए परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। अर्थात जब संपूर्ण समाज की इकाइयों जैसे जाति, वर्ग, समूह और समुदाय आदि के स्तर पर परिवर्तन आता है तभी उसे सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। दूसरी विशेषता है सार्वभौमिक घटना। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। विश्व का कोई ऐसा समाज नहीं जहां परिवर्तन न हुआ हो। यद्यपि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की गति एवं स्वरूप भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोई भी दो समाज एक जैसे नहीं होते हैं। उनके इतिहास, संस्कृति, प्रकृति आदि में इतनी भिन्नता होती है कि कोई एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं हो सकता। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है, अतः समाज के स्तर पर यह सभी कालों व सभी समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। तीसरी विशेषता है स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी। बच्चों, परिवर्तन चूंकि प्रकृति का शाश्वत सत्य है, आवश्यक रूप से होता है, अतः यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। समाज भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता रहता है और प्रायः मानव स्वभाव परिवर्तन का विरोधी होता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं, परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है
और मानव अपनी बदलती परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। चौथी विशेषता है तुलनात्मक एवं असमान गति। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, किंतु सभी समाजों में इसकी गति अलग अलग होती है। ग्रामीण समाजों में परिवर्तन बड़ी मंद गति से आता है। इसका कारण यह होता है कि वहाँ पर परिवर्तन लाने वाले कारक भिन्न प्रकार के होते हैं, जबकि शहरी समाज में परिवर्तन तेज गति से आता है। इन दोनों स्थानों में आए परिवर्तन को तुलना द्वारा ही बताया जा सकता है कि किस स्थान पर कितना परिवर्तन आया। जैसे उदाहरण के लिए आदिम समाजों की तुलना में शहरी समाज में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शहरी क्षेत्र में तकनीकी विकास आदिम क्षेत्र की तुलना में तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ हम दोनों समाजों में हुए सामाजिक परिवर्तन की तुलना करके ही उनकी असमान गति का अनुमान भी लगा पा रहे हैं। पांचवी विशेषता है जटिल प्रघटना। बच्चों, दो समाजों में हुए परिवर्तनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है, किंतु कितना या किस स्तर का, इसकी माप तोल संभव नहीं होती। उदाहरण के लिए आज के विचार, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज प्राचीन समय से भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन कितना अंतर है इसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन गुणात्मक रूप में होता है। अतः सामाजिक परिवर्तन की विशेषता यह है कि यह एक जटिल तथ्य है और सरलता से इसका रूप नहीं समझा जा सकता है। छठी और अंतिम विशेषता है भविष्यवाणी असंभव। बच्चों, परिवर्तन होता तो अवश्य है, लेकिन यह किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा और किस स्थान पर होगा आदि स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए तकनीकी विकास का प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ा है। रहन सहन, भोजन व्यवस्था, आवागमन और भौतिक सुख सुविधा आदि अनेक क्षेत्र इससे प्रभावित है, लेकिन व्यक्तियों के विचार, विश्वास और मूल्य किस सीमा तक इससे प्रभावित है और होंगे, इसकी भविष्यवाणी असंभव नहीं तो दुष्कर कार्य अवश्य है। और औद्योगिकरण और नगरीकरण ने संयुक्त परिवार, विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसके संपूर्ण प्रभाव के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, केवल पूर्वानुमान ही लगाया जा सकता है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं अथवा ढंग, इसके बारे में बिंदुवार विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का पहला बिंदु है प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में प्रोसेस कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रक्रिया से तात्पर्य परिवर्तन की निरंतरता से है। प्रक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष, उत्थान और पतन किसी भी और हो सकती है। यह तो परिवर्तन का एक निश्चित क्रम होता है, जिसके द्वारा एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है। मैकाइवर ने प्रक्रिया को वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन कहा है। उदाहरण के रूप में जब हम कहते हैं कि आज समाज
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है, तो हमारा आशय है कि प्राचीन मूल्य, परंपराएं आदि निरंतर परिवर्तित हो रही है और प्राचीन मूल्य, परंपराएं आधुनिकीकरण में विलीन हो रहे हैं। दूसरा बिंदु है उद्विकास, जिसको अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहा जाता है। बच्चों, उद्विकास प्रत्यय सर्वप्रथम डार्विन ने दिया था और उन्होंने कहा कि किसी वस्तु का सरलता से जटिलता की ओर जाना उद्विकास है। सरलता से जटिलता की ओर जाने की यह प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों में होती है। उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सर्वप्रथम स्पेंसर ने की, जिसमें उन्होंने डार्विन के इस सिद्धांत को समाज पर भी लागू किया। उनके मत में उद्विकास किसी तत्व का समन्वय व उससे संबद्ध वह गति है जिसके दौरान वह तत्व एक अनिश्चित असंबद्ध भिन्नता में बदलता है। इस प्रकार स्पेंसर महोदय ने सामाजिक विकास के 4 स्तरों, जंगली अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था की चर्चा की है। तीसरा बिंदु है प्रगति, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेस कहा जाता है। बच्चों, उद्विकास का अर्थ परिवर्तन से ही लिया जाता है, लेकिन उद्विकास से जो परिवर्तन होते हैं वे सदैव समाज का विकास ही करें यह आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत प्रगति भी परिवर्तनों से ही संबंधित है। प्रगति में वे परिवर्तन लिए जाते हैं जो समाज के विकास के लिए होते हैं, अर्थात प्रगति ऐसे परिवर्तन से संबंधित है जो कि समाज के उद्देश्यों व लक्ष्यों के अनुरूप हो। प्रगति समाज की अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। चौथा बिंदु है विकास, इसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है। बच्चों, इसके अंतर्गत विकास से तात्पर्य किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन से है जो श्रेष्ठता की ओर होता है। बालक भी जब शिशु से युवावस्था को प्राप्त करता है तो उसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक सभी प्रकार का परिवर्तन होता है। तभी वह समायोजित व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार कोई समाज भी जब आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सभी रूपों में परिवर्तित होता है तभी उसको विकसित समाज कहा जाएगा। इस प्रकार विकास इस प्रकार के परिवर्तन का सूचक है जो कि श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। पांचवां बिंदु है अनुकूलन, अंग्रेजी में इसको एडेप्टेशन कहा जाता है। अनुकूलन भी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अथवा परिस्थिति से अपना समायोजन करने का प्रयत्न करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया में 2 बातें विशेष हैं। नंबर 1, व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार बना ले, अथवा दूसरा, परिस्थितियों को अपने आवश्यकता के अनुरूप बना ले। समाज के स्तर पर भी अनुकूलन होता है। अनुकूलन के लिए समायोजन, अभियोजन, सात्मीकरण तथा एकीकरण आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो यह बताते हैं कि अनुकूलन किस सीमा तक होता है। इस प्रकार अनुकूलन भी परिवर्तन का ही प्रकार है। छठा बिंदु है क्रांति, इसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जब समाज में शोषण, अत्याचार, तनाव व असंतोष अत्यधिक बढ़ जाता है तो राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सामाजिक नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आ जाती है। समाज में तीव्रता से परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति क्रांति कहलाती है और क्रांति प्रायः आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में तीव्रता से आती है। 7वां और अंतिम बिंदु है वृद्धि,
इसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहा जाता है। बच्चों, वृद्धि भी परिवर्तन का एक प्रकार है जो वस्तु में परिमाणात्मक परिवर्तन को बताती है। प्रायः वृद्धि आकार में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। इसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद वृद्धि नहीं होती या रुक जाती है। साथ ही किसी एक दिशा में या क्षेत्र में हुए परिवर्तन को बताती है। इस प्रकार वृद्धि परिवर्तन का एक प्रकार है जो कि मात्रात्मक होती है। जैसे उदाहरण के लिए समाज में जन्म दर एवं मृत्यु दर में हुई वृद्धि को मापा जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं अथवा ढंग या प्रकार के बारे में अध्ययन किया है। सभी को धन्यवाद।